अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अगर आप लोग खाना खाते हैं और आपका खाना ऊपर को आता है, आपको डकार आते हैं, आप समझते हैं कि आपको एसिडिटी हो गई है और आप लोग इसके लिए एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं जो कि मज़ीद ख़राबी अंदर पैदा करके आपके मैदे में अल्सर बना देती हैं। और मैदे का अल्सर बनने के बाद उसमें क्या है, वो जो सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाता है वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, यानी कि आप लोगों ने एच पेलोरी के नाम से वो सुना होगा, ठीक है। वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है मैदे के अंदर, वो फिर मज़ीद वो क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट तक चली जाती है। ऐसा नहीं है, आप लोगों के मैदे में तेज़ाब कम बन रहा है, उसकी वजह से आपका खाना ऊपर को आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं ये सब बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी एसिडिटी किस लेवल तक है, यानी कि आप लोगों को किस लेवल तक आपका एसिड स्टमक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और आप लोगों को मैदे का अल्सर किस लेवल का है, क्या एच पेलोरी आपका घर बना चुका है आपके मैदे में। ये सारे मेरे आज का वीडियो सुन के आप लोगों को अब खुद को जज करने का मौका मिलेगा कि आप लोग किस लेवल पे खड़े हैं। मैं थायराइड के सब पेशेंट्स को लेके चल रही हूँ, फैटी लिवर वालों को लेके चल रही हूँ, गुर्दे के पेशेंट चल रहे हैं साथ में। इन सबके जो सी हैं 90% केसेज इनमें, इन सारी बीमारियों के जो 90% पर्सनस हैं उनका इशू उनके ये स्टमक का है, इनके एसिड का है। इनको जो सा है एच पेलोरी उनमें प्रोड्यूस हुआ है और इसके अलावा उसमें वहाँ पर मैदे का अल्सर बना हुआ है। ये सब आज का वीडियो सुन के सबका ये मसले हल होने वाले हैं और आप लोगों ने इसे बहुत गौर से सुनना है और कंप्लीट वीडियो सुना करें। आप लोग थोड़ी सी वीडियो सुन के फिर वो आप लोग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके तो वो पूरा अप्लाई नहीं करते हैं और फिर वो उस तरह से आराम भी नहीं आ पाता है। तो कंप्लीट इसका सोल्यूशन भी मैंने बताना है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने स्टमक को ठीक करना है, हमने एच पेलोरी को अपने स्टमक में से आउट करना है, किस तरह से करना है वो आज के इस वीडियो में सब बताऊंगी। अगर आप लोगों को लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। हमारा स्टमक रोज़ाना का 1 लीटर तेज़ाब बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बैटरी में, घरों की बैटरी में पाया जाता है। किसी की स्किन पे गिरे तो उसे जला देता है। वो तेज़ाब नेचर हमारे स्टमक में प्रोड्यूस करती है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। वो अब उसकी ज़रूरत किस लिए होती है, वो प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं उसको वो तोड़ सके और उसे वो डाइजेस्ट करा सके मैदे के अंदर। तो हमें इतना तेज़ाब अपने मैदे के अंदर चाहिए। और हमारे जो मैदे का पीएच लेवल है, मैदे के पीएच लेवल की बात कर रही हूँ, बॉडी की नहीं। मैदे का पीएच लेवल 1.5 to 3 जो सा है ना, वो पीएच लेवल हमारे मैदे का होना चाहिए, यानी कि बहुत ही एसिडिक होना चाहिए ताकि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके। इसमें हमारा जब वो ये पीएच लेवल जब कम होता जाता है, वहीं से फिर सारे मसले स्टमक के स्टार्ट होते हैं। तो आप लोगों ने अब अपने आप को खुद जज करना है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर आप लोगों का मैदे के अंदर अल्सर बन चुका है तो आप लोग जब एप्पल साइडर विनीगर या लेमन जूस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको अंदर चुभन होएगी। उससे पता चलेगा कि आपके मैदे के अंदर अल्सर बना हुआ है, अल्सर बन चुके हैं, वो चुभ रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कि खाना डाइजेस्ट कराने के लिए हमें स्टमक का एसिड ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब अंदर वो ये अल्सर बन चुका हुआ है, वहाँ पे जाके तेज़ाब चुभेगा तो हम किस तरह से उस लेवल तक जाना है, ये आप लोगों ने कंप्लीट समझना है। यहाँ मैंने आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाना है कि आपका स्टमक के अंदर वो एसिड प्रोड्यूस हो और अल्सर ख़त्म हो, ठीक है। हमने अल्सर ख़त्म करना है, जो एच पेलोरी बैक्टीरिया वहाँ पे घर बना चुका है उसे ख़त्म करना है हम लोगों ने। अब क्या होता है, जो हमारे स्टमक में इतना ये एसिड होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उन सबको ये ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर ये वायरसेस और बैक्टीरिया को हमारे स्टमक के ख़त्म कर देता है तो एच पेलोरी वहाँ पे क्या कर रहा है, एच पेलोरी जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे क्यों है हमारे स्टमक के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के स्टमक का पीएच लेवल जो सा है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख़राब कर दिया हुआ है, अल्कलाइन कर दिया हुआ है। और उसकी रीज़न मैं बताती हूँ आगे जाके कि किस वजह से होता है अल्कलाइन। उसकी वजह से वो बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर गया हुआ है। किश्वर आप कह रही हैं कि आपको ये एच पेलोरी है और आपकी आंखों में से भी पानी जो बहता है, आंखों के अंदर पानी से होता है और पानी जो बहता है वो चिपचिपा है। उसकी ये रीज़न है, अदरवाइज आंखों में से जो पानी बहता है उसे चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके अंदर ये बैक्टीरिया अंदर ग्रो किया हुआ है वो फंगसेस और वायरसेस उसने कर दिए हुए हैं गट तक। जब आपका स्टमक से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है, वहाँ पे फिर बात वहाँ पे गट पे आ जाती है। फिर गट में भी जो बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं वो पूरी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पानी आपके इस तरह से आ रहा है। और इसका अब सोल्यूशन में भी आप लोगों ने अब वो पूरा समझना है और उसे थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को अप्लाई करना है आप लोगों ने।
अब किस वजह से ये अल्कलाइन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्मूदीज पीती हैं, ठीक है, जो क्योंकि स्मूदीज हमारी बॉडी को अल्कलाइन करती हैं। स्मूदी पीनी है आप लोगों ने हफ्ते में 1 या 2 दिन पीनी है। जो लेमन वाटर है वो अल्कलाइन करता है। वो लोगों ने एक ये न्यूट्रिशंस ने ये वो ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है जी, पानी में सारा दिन वो डाल के लेमन को, खीरे को, पुदीने को डाल के पूरा दिन उसका पानी यूज़ करो, वो आपके स्टमक को अल्कलाइन कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने अब क्या करना है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने रिमूव करनी है अपनी बॉडी को, अपने मैदे को अल्कलाइन होने से बचाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ये इस तरह से वाले पानी नहीं पीने हैं। अल्कलाइन जिस लेवल का होना चाहिए, मैं आप लोगों को मॉर्निंग में लेमन वाटर पिला के, खाली पेट पिला के सुबह सुबह अल्कलाइन करा देती हूँ जितना अल्कलाइन होना है, ठीक है। अब पूरा दिन आप लोगों को लेमन वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करते जाएंगे तो ये आपका क्या करेगा, आपके स्टमक को अल्कलाइन कर देगा। और बैक्टीरिया अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही वो H. pylori ग्रो करता है, ठीक है। इसी वजह से वो स्टमक में आ जाता है। अब स्टार्ट इसका कहाँ से होता है, जब आप लोग हम खाना खाते हैं तो मैदे में तेज़ाब ज़्यादा होता है और होना चाहिए तेज़ाब, ठीक है। 1.23 pH उसका लेवल होएगा तेज़ाब का, और वो ज़्यादा होगा तो फिर वो क्या होगा, जब खाना खाएंगे हमारे सांस की नाली और खाने के दरमियान एक ढक्कन होता है, वो लिड होता है, वो बंद हो जाता है जब तेज़ाब होता है, ठीक है। तो वो फिर खाना अंदर वो डाइजेस्ट करवाता है। जब वो तेज़ाब कम होता है तो क्या होता है, वो लिड खुला रहता है और वो खाना ऊपर को आता है और वो आप लोगों को बाहर को और वो डकार और वो सारी चीज़ें वो आ रही होती हैं। अब ये तो बात होगी इसकी। अब अल्सर और किस तरह से पता चलेगा कि H. pylori भी प्रोड्यूस हुआ पड़ा है यहाँ पर स्टमक में, तो जब आप लोग वो खाएंगे आपको चुभेगी चीज़, पता चल गया जी अल्सर है। उसके बाद जब आप लोग खाना खाएंगे तो आपको खाना खाने के बाद रिलीफ मिलेगा, यानी कि खाली स्टमक में आपको अल्सर हुआ हुआ है और खाली स्टमक में एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जाके वो जलन और वो सारी वो क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, कि जलन टाइप आप लोगों को फील हो रहा होता है। तो उसमें फिर आप लोग जब खाना खाते हैं तो वो रिलैक्स मिलता है, उस पर लेयर बनती है, वो रिलैक्स मिलता है आप लोगों को। और अगर आप लोग खाना खाने के बाद आप लोगों को अफारा हो जाएगा, गैस हो जाएगी और आप लोग कहेंगे हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि वो अंदर एसिड तो है नहीं और जो आप खा चुके हुए हैं खाना वो H. pylori वहाँ पे ये क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमारा H. pylori वहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब आप लोगों ने टेस्टों की तरफ नहीं भाग जाना है, आप लोगों ने अपने सिस्टम को सीधा करना है। आज के वीडियो का मेरे ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का यही मतलब होता है कि आप लोग अपने टेस्ट पे टेस्ट कराने के बजाय ना सुकून करें और अपना वो डाइट को सीधा करें, अपनी स्लीप को सीधा करें और अपनी अच्छी खुराक को इम्प्लीमेंट बीच में करें, तो ताकि आप लोगों का रिवर्सल की तरफ ये काम जाना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि जी H. pylori वहाँ पे है जो हमें वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर रहा है और हम लोगों को अफारा और गैस टाइप वो क्रिएट हो रही है। उसके बाद जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कॉफ़ी भी जौन सी है वो स्टमक को डैमेज कर रही होती है, चाय कॉफ़ी दोनों। आप कॉफ़ी ज़्यादा लेवल की है, यानी 1 कप कॉफ़ी है तो 2 कप चाय के बराबर है, तो आप लोगों ने कॉफ़ी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। और इसका वेट रिडक्शन से कोई लिंक नहीं होता है। जो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग जी कॉफ़ी यूज़ करेंगे, ये थोड़ा एक्टिव करती है, इसमें जो कैफीन होती है वो थोड़ा एक्टिव कर देती है। मैं खुद चाय पीती हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे सारा दिन एक्टिव रहना होता है। लेकिन मैं 1 कप चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, ब्लैक टी जो सी होती है वो। आप लोगों ने भी 1 कप चाय पी लें और शाम के टाइम ग्रीन टी पे आ जाएं, ठीक है। 1 कप ग्रीन टी पी लें, वो उससे बेहतर है, ठीक है। कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, ये इस तरह से 3 लेवल हैं। एसिडिक, कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक। आप लोगों ने चाय 1 कप ले लें, उसके बगैर नहीं रह सकते तो मेरी तरह मुझे भी एक्टिव रहना होता है, चाय चाहिए होती है, तो 1 कप चाय ले लें और साथ में ग्रीन टी का यूज़ कर लें। ये चीज़ होगी। उसके बाद अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसको वो कर रही होती हैं ख़राब आप लोगों का। एक तो मैंने बता दिया कि अल्कलाइन चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा वो खा रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं लाइफ में। उसके बाद आप लोगों का स्ट्रेस, ठीक है। प्लीज़ जितनी भी थायराइड पेशेंट्स हैं, सुमेरा, किश्वर, ये सब लोग, आप लोगों को अपना स्ट्रेस डाउन करना है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ को लेके, जो भी आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है उसे आप लोग एक साइड पे कर दें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। हमारे जिस्म में 2 ब्रेन है, यहाँ पर एक स्टमक में है, ठीक है। जो ये वाला ब्रेन है, जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये ब्रेन इधर सिग्नल भेज देता है हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को, कि भाई बॉडी स्ट्रेस में है। वहीं पे वो अपने एंजाइम रिलीज करना छोड़ देता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमें रिलैक्स करते हैं। वो फिर एंजाइम से रिलीज नहीं करती है, उसकी दीवार में अकड़ जाती है मैदे की दीवारें और वो एंजाइम रिलीज नहीं करती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। इसके लिए आप लोग एक्सरसाइजेज जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग और ये सब एक्सरसाइजेज को लेके आएँ। अपनी स्लीप को बेहतर करें, 6 से 8 घंटे अच्छी स्लीप लें, ठीक है। गुड स्लीप आप लोग अपनी लेके आएँ अपनी लाइफ में, वो आप लोगों की 30% आप लोगों को रिलैक्स देगी आपकी स्लीप,
ठीक है, गुड क्वालिटी की स्लीप के 6 से 8 घंटे आप लोगों ने सोना है। ये नहीं कि 1 घंटा सो लिया टुकड़ों में। मेरा स्लीप के पूरे वीडियो आप लोग वो भी आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। उसके बाद आप लोगों ने रिफाइंड कार्ब्स का रिलेशनशिप किस तरह से है एच पेलोरी के साथ, ठीक है। अब जो मैदे का अल्सर है ना, इसका 70% जो सी रीज़न है, जो 70% केसेस होते हैं ना, वो एच पेलोरी रीज़न होता है, ठीक है। मैदे का अल्सर बनने की वजह ये जो मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेस लेवल, कॉफ़ी, और इसके अलावा 70% जो सी यानी 30% ये चीज़ें हैं, 70% इसमें एच पेलोरी है जिसने ये क्रिएट किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि उसकी जो म्यूकसा लेयर होती है, जो मैदे की लेयर होती है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं। इसी वजह से वो आप लोगों को वो एप्पल साइडर विनेगर वो आप लोगों को चुभ रहा होता है, ठीक है। वो क्योंकि उसमें सुराख वो जो हुए हैं, जो वो अल्सर बना हुआ है जो, और वो एच पेलोरी उसकी रीज़न है। अब एच पेलोरी का रिफाइंड कार्ब्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? रिफाइंड कार्ब्स का मतलब है कि ये जिस तरह से वाइट आटा, मैदा, चीनी, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें जो सी हैं रिफाइंड कार्ब्स में आती हैं। जब भी मैं रिफाइंड कार्ब्स का नाम लूँगी इसका मतलब होगा ये सब चीज़ें हैं। तो रिफाइंड कार्ब्स, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है? रिफाइंड कार्ब्स कम करते हैं B1, B6, B12, बी कम्प्लेक्सेस, जितने भी हमारे बी कम्प्लेक्सेस हैं उनको ये रिफाइंड कार्ब्स ख़त्म करते हैं। और जब ये बी कम्प्लेक्सेस हमारे जिस्म में से कम होते हैं तो हमारी म्यूकसा लेयर तेज़ी से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तेज़ी से ये एच पेलोरी अटैक करना स्टार्ट हो जाता है अल्कलाइन हो के, और प्लस ये विटामिन की कमी की वजह से उसको पूरा एटमॉस्फेयर आप लोग फुल एनवायरनमेंट दे देते हैं अपने, उसको स्टमक को एनवायरनमेंट ऐसा प्रोड्यूस कर देते हैं कि आओ भाई एच पेलोरी आके हमारे स्टमक में बैठ जाओ, ठीक है। तो वो अब अल्कलाइन है आपकी बॉडी, इस वजह से वो नहीं, आपका स्टमक अल्कलाइन है, इस वजह से वो नहीं मर रहा है, वो इस वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। और आप लोगों ने अब अपने ये रिफाइंड कार्ब्स को आप लोगों ने ख़त्म करना है, अपनी लाइफ में से कम करना है आप लोगों ने। और अब हमारे स्टमक को अब थोड़ा एसिडिक भी होना है। आप लोगों को अब ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से इसको लेके चलना है, क्योंकि हम अब वो एप्पल साइडर विनेगर पीने से थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम लोग थोड़ी कम क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे, और उसके खाने के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो सके। हमने वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट भी तो लेके आना है ना, अब अल्सर भी ख़त्म करना है। अब यहाँ पे तीन चीज़ों को मैंने कहा था कि मैं इसमें लेके चलूंगी कि एक तो हमारा जो एसिडिक, कम जिनका एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अभी उनको मैदे का अल्सर नहीं हुआ है, उनको चुभ नहीं रहा है, लेमन और ये एप्पल साइडर विनेगर पी के चुभ नहीं रहा है, इसका मतलब है उनके मैदे में अल्सर नहीं है, उनका एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वो लोग एप्पल साइडर विनेगर जो मैंने तरीका बताया हुआ लेमन वाटर वाला, वो वैसे ही चलेंगे। अब जिनके अल्सर प्रोड्यूस हुआ है, अब उसको हमने अल्सर को ख़त्म करना है और एच पेलोरी को ख़त्म करना है। उसके लिए अब एक रिसर्च की गई, उन्होंने 50% लोगों को बंद गोभी के जूस पिलाए, उसकी स्मूदी पिलाई, और जो 50% लोग थे उन्होंने इसको एच पेलोरी को और अल्सर को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ दी। उसमें से जिन्होंने मेडिसिन्स खाई 81% वो लोग ठीक हुए, और 83% वो लोग ठीक हुए जिन्होंने इसका कैबेज का, बंद गोभी का, जिन्होंने ये इसकी स्मूदी यूज़ की। अब 15 दिन तक उन लोगों ने यूज़ की और 2-3 गिलास, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। जो इनको थायराइड नहीं है, जिनको फैटी लीवर है, वो लोग भी ये ट्रीटमेंट, सिर्फ फैटी लीवर है वो लोग भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि 2 गिलास पे आप लोग आएँ, 3 पे मत जाएं, वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, वो फिर आप लोगों को इशू करेगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी इसमें आप लोगों का, थायराइड में आप लोगों ने बिल्कुल 2-3 गिलास, मैंने ये बता दिया कि इसका ये ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे नहीं लेके चलूँगी। मैंने रिसर्चेस पढ़ी हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन मैंने आप लोगों को, मैं जब पढ़ रही होती हूँ ना सारी चीज़ें, उनमें से मैं हल निकाल रही होती हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता नहीं देना है, मुझे इनको ठीक करना है। उसके लिए मैं किस तरह से इन्हें लेके चलूंगी कि ये ठीक होगा। अब ये रिसर्च मैंने पढ़ ली है, 2-3 जगह पे ये रिसर्चेस पढ़ी हैं जो ये बता रही हैं कि 2 से 3 गिलास डेली पीने हैं तो अल्सर ये मैदे का खत्म हो जाएगा इससे, और मैदे का अल्सर खत्म होगा, एच पेलोरी भी खत्म होगा, क्योंकि इसमें विटामिन यू पाया जाता है बंद गोभी में, जो कि ये कैंसर को और ये अल्सर्स को और ये एच पेलोरी को खत्म करता है। अब मैं थायराइड के पेशेंट्स को लेके चल रही हूँ, उन लोगों को मैं कैबेज यूज नहीं करा सकती हूँ। वो बंद गोभी का मैंने उन लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि बंद गोभी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो करती है। आप लोग ये स्मूदियाँ पिएंगे ना 2-3 गिलास, तो आप लोग बीपी लो, पूरा दिन उठ नहीं पाएंगे, मेटाबॉलिज्म आप लोगों का स्लो, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, मजीद वो अल्कलाइन हो जाएगा सारा। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, ये चीज़ें, एक तो वो चीज़ें रिमूव करनी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो रीज़न बन रही है इसकी। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अब ये बंद गोभी के जो स्मूदी है, इसको आप लोगों ने बहुत
तरीके के साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंप्लीमेंट करवाना है। पहले ग्लास का चौथा हिस्सा आप लोगों ने यूज़ करनी है स्मूदी, उसमें आप लोगों ने और कुछ नहीं डालना है, चीनी चूनी कुछ नहीं डालना है, सिंपल उसे लेके आप लोगों ने ग्राइंड करके वो पी लेनी है। चौथे हिस्से से, ग्लास के चौथे हिस्से से आप लोगों ने शुरू करनी है, ठीक है। आप लोगों ने खाना खाने के 2 घंटे पहले आप लोग ये अपना वो पिएंगे ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए। अगर खाने के साथ वो कर लेंगे ना तो वो सारा पहले ही खाने का भार भी होगा, स्टमक को उससे भी हजम कराना है और इसको भी लेके वो चल रहा होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म इसके पीने से थोड़ा स्लो होगा कैबेज के यूज़ से। लेकिन अब हल ही हमारे पास यही है कि हम लोगों ने मेडिसिन पे भी नहीं जाना, एंटी एसिड बिल्कुल नहीं लेनी है। उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ है आप लोगों का। और इसके अलावा जो आप लोग पेन किलर्स खाते हैं, एस्प्रिन, ब्रूफिन, पैनाडोल, ज़रा सी दर्द हुई चीज गोली खा ली, वो भी ये मैदे के अल्सर का रीज़न ये दवाइयाँ भी बनती हैं, तो आप लोगों ने इनको भी रिमूव करना है। मेरा हल्दी वाला वीडियो देखें, अगर कहीं कोई पेन है या कुछ इस तरह से कोई फ्लू टाइप, कुछ बुखार टाइप है, तो आप लोग हल्दी वाला वीडियो देखें, उसे इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, आप लोगों को वो इशू नहीं होंगे। उसके बाद आप लोगों ने अब बताया मैंने कि चौथा हिस्से से शुरू करना है, आप लोगों ने फिर हाफ ग्लास पे आ जाना है, ठीक है। जो पहले एक हफ्ता आप लोगों ने ग्लास का चौथा हिस्सा आप लोगों ने यूज़ करना है, उसके अगले हफ्ते हाफ ग्लास करके आप यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता कैसे चलेगा आप लोगों का, फिर वो डाइजेशन आपकी बेटर होती जाएगी और आपको वो चुभेगा भी नहीं एप्पल साइडर विनेगर। अब आप लोगों ने ये कैबेज का तो यूज़ कर लेना है, अब आप लोगों ने थोड़ा लेमन वाटर भी आप लोगों ने मॉर्निंग में यूज़ करना है, जो मैंने बताया हुआ है जो तरीके से, और एप्पल साइडर विनेगर भी आप लोगों ने लेना है थोड़ा करके। मैंने खाने के साथ, जब आप लोग दोपहर का खाना खाने लगेंगे उसके साथ ही आप लोगों ने साथ ही ले लीजिएगा, खाली मैदा ना लीजिएगा, वो फिर आपको चुभन करेगा, ज़्यादा मसला क्रिएट करेगा। एप्पल साइडर विनेगर खाना खाने लगे हैं उसके साथ ही पहले पी लीजिएगा हाफ ग्लास वाटर में। जो जिनको बहुत ज़्यादा इशू है अल्सर का, वो लोग जो टीस्पून है हाफ मैंने बताया हुआ है ना, उससे भी हाफ कर लेंगे, लेकिन पिएंगे हाफ ग्लास पानी में डाल के आप लोगों ने पीना है, फिर आप लोगों ने अपना खाना खाना है, ठीक है। हम लोग ये स्मूदी यूज़ कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, खाना डाइजेस्ट कराने के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके स्टमक एसिडिक होता जाएगा, तब भी एच पिलोरी ख़त्म होएगा। एक तो कैबेज से ख़त्म होएगा, और दूसरा जब स्टमक का एनवायरनमेंट हम लोग सही कर करके अपना एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा थोड़ा यूज़ करके बिल्कुल एसिडिक कर देंगे, खाने के टाइम तक हमारा स्टमक बिल्कुल एसिडिक जितना होना चाहिए हो जाएगा, तो एच पिलोरी की क्या मजाल है कि वहाँ पर रुक जाए, वो फिर वहाँ से निकलेगा हमारी बॉडी में से इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने ये इस तरह से करके थोड़ा वो आप लोगों ने ये चीज़ें, इन चीज़ों को साथ में वो लेके चलना है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, और आप लोगों ने दही का यूज़ करना है, लहसुन का मैंने कहा हुआ है कि जब आप लोग एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया अंदर ग्रो किया हुआ है, किश्वर बैक्टीरिया है अंदर, पूरी बॉडी में भरी पड़ी हैं, आप फंगस से परेशान नहीं होना है, ये किसी दवाई से नहीं ठीक होना है। ये जो चीज़ें बता रही हूँ इन चीज़ों से आप ठीक होंगी। महीने बाद मुझे आके यही बताइएगा कि साजिदा मेरा वो सारे फंगस और बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। आपकी बॉडी बताएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को लेके चलेगी कि तुम ठीक की तरफ जा रही हो। आप लोगों ने दही, लहसुन का जब आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल है, इनको आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अचार आप लोगों ने यूज़ करने हैं, गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कराते हैं। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेनी हैं। उसके बाद आप लोगों ने गोभी का, अब बंद गोभी का आप लोग अचार भी डालें, ठीक है ना। बंद गोभी का अचार भी आप लोग करेंगे, फर्मेंट हो जाएगी, तो वो फिर जो थायराइड का जिनको इशू है, जब चीज़ फर्मेंट हो जाती है ना, जैसे अचार फर्मेंटेड इन्हें कहते हैं फर्मेंटेड हुए हुए, जब फर्मेंट का लफ्ज़ यूज़ करूँगी ना, आपने अपने माइंड में वो अचार वाला लेके आना है कि अच्छा वो अचार की वाले टाइप की बात कर रही है, तो वो ये जो चीज़ें होती हैं ये गुड बैक्टीरिया क्रिएट करवाती हैं, तो वो थायराइड वाले भी यूज़ कर सकेंगे। कैबेज का आप लोगों ने बंद गोभी का अचार डालेंगे, जो अचार डाला हुआ है उसमें से कट करके बीच में से डाल लें, 7-8 दिनों बाद वो आप लोगों का अचार बन जाएगा। वो थोड़ा सा खाने के साथ आप लोगों ने वो लेना है, ठीक है। एक तो वो ग्रीन स्मूदी ले लेंगे आप लोग इसकी बंद गोभी की, ठीक है। जब आप लोग थोड़ा ठीक होने की तरफ आ जाएंगे तो 1 डे ऑफ करके, 2 डे ऑफ करके, इस तरह से फिर आप लोगों ने वो स्मूदी यूज़ करनी है। उसके बाद जिनको ज़्यादा इशू हो रहा होगा डाइजेशन का, कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया, उन्होंने फिर क्या करना है, इसको थोड़ा स्टीम कर लेना है। स्टीम करके बेशक स्मूदी बना, लेकिन स्टीम करने के बाद हल्का सा स्टीम करना है, ताकि इसके जो विटामिन यू ना मरने पाए। जब हम इसको ज़्यादा कुक कर लेते हैं ना, तो इसका विटामिन यू ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से हल्का सा स्टीम करना है बंद गोभी को। या आप वैसे स्पून के साथ खा लीजिएगा, या फिर इसकी स्मूदी बना लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से करके ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ को लेके आप लोगों ने चलना है। मैं मज़ीद वीडियोस इस पे स्टमक पे बनाऊंगी, क्योंकि जो थायराइड के पेशेंट हैं, फैटी लिवर के पेशेंट हैं, 90% का इशू स्टमक का भी है साथ में, ठीक है। अब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आई थिंक आप लोगों के लिए होगा, इसे प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।